हेलो, नमस्ते बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारा अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर से। तो उसको जरा एक बार खोल लूँ मैं एनसीईआरटी को। देखो, इसके पहले मैंने 2 वीडियो आपको डाल दिया। अब है हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि बोला है कि एनसीईआरटी को पूरा रीड करना है, तो रीड करते जाओगे लाइन बाय लाइन। पहला तो ये, उसके बाद आप यहाँ से डेफिनेशन निकाल लोगे। अगर यहाँ नहीं या फिर मेरे नोट्स में जो दिया है वो भी आपको ठीक है। तो ये वाला देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लाइन देखो, यहाँ पे देखो। एक पेन ले लेने तो मुझे। ठीक है। In such cases means for sexual reproduction, what happened, both the sexes, that is male and females, are needed to produce new generation. तो sexual reproduction is the process, मैं अभी मन से बोल रही हूँ, that is the process in which both the partners are required. Like if you are talking about plants, then male gamete, female gamete. If you are talking about any other animal, human being, male female gamete is required. So that means males and females, two of the organisms are involved in this particular process. आप with respect to flower, with respect to animals, with respect to human being आप सोच सकते हो। ओके, डेफिनेशन पार्ट के बाद देखो, इन्होंने यहाँ पे एनसीईआरटी में पूछा है दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर असेक्सुअल से रिप्रोडक्शन हो जा रहा था तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता तो वेरिएशन पॉसिबल नहीं होता, और अगर वेरिएशन पॉसिबल नहीं होता तो फिर इवोल्यूशन भी नहीं होता। तो टू मेंटेन द स्पीशीज, एक ये भी है कि पर्टिकुलर स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए आपको आगे वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इस टॉपिक में आपको वो मिल जाएगा, मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा। मैं एक बार नोट्स को फिर से, मैंने जैसा कहा है मैं बार बार अपने वीडियोस में भी डाल दूंगी, तो आपको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो significance of this sexual mode of reproduction is what? That is variation. Okay. Then are there any limitation of the asexual? अब ये पूछते हैं कि asexual mode of reproduction का कोई limitation है। बिल्कुल है। asexual mode, अगर हम asexual mode की सिर्फ बात करें, इसका इसका बात करें, सिर्फ asexual mode का बात करें तो क्या होता है। अगर उसमें फॉर एग्जाम्पल पहले से ऑर्गेनिज्म में कोई जितने कैरेक्टरिस्टिक है वही तो उसमें आएंगे, कुछ भी नया नहीं आ सकता, कुछ नया पर नहीं हो सकता, कोई अडेप्टेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो पर्टिकुलर स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। तो यही मैंने कहा, एक तो पहली बात, टू मेंटेन द रेस, अपने आप को मेंटेन करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत है। दूसरा, वेरिएशन के लिए, क्योंकि वेरिएशन से ही अडेप्टेशन होगा, और अडेप्टेशन होगा तो आगे चल के वो इवोल्यूशन होगा। इतनी चीजें आप समझो, फिर आप आगे वाले में आ जाओ। तो वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर इसको एक एक लाइन को थोड़ा सा ध्यान से जाना। पहला जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाला लाइन यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो नया सेल होता है, बनता है, तो उसमें क्या क्या होता है। पहला, कॉपिंग ऑफ द डीएनए होता है, एज वेल एज द सेलुलर अपरेटस। तो कॉपिंग तो होता ही होता है, डीएनए रेप्लिकेशन तो होता है, साथ में दो नया सेलुलर अपरेटस भी बनता है। ठीक है, तो ये आता है, आप अरिहंत ओसवाल में देखना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा पहले ही लाइन से। फिर देखो, द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट, कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता कॉपिंग, एरर होता है, इसी को हम बोलते हैं एरर। देखो आगे देखो, एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो रिजल्टेंट एरर होता है ना बच्चों, जब कॉपिंग हो रहा होता है, एक डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है और उसमें कहीं पर भी एक हल्का सा एरर, इसके कारण ही वेरिएशन है। आप सोचो ना, आप खुद को सोचो कि क्या आप में से, आपके घर में से, आप कभी भी अपने सिबलिंग से, अपने फादर मदर से, किसी से भी आप एग्जैक्टली नहीं मिलते अनटिल एंड अनलेस की आइडेंटिकल ट्विंस ना हो। तो वेरिएशन के कारण ही ये चीजें आप देख पा रहे हो, नोटिस कर पा रहे हो कि हम लोग एकदम भी हु बहू नहीं है अपने पेरेंट्स के, अपने सिबलिंग्स के, अनटिल एंड अनलेस आइडेंटिकल ट्विंस की बात मैंने की, वो एक्सेप्शन है। फिर एवरी इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय, अच्छा ये भी एक बात रहती है, क्या क्या वेरिएशन से आप हर एक इंडिविजुअल, अब जैसे मान लो हम लोग 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, अगर 100 है, 100 मैंने कम बोला, अगर मान लो हम लोग 1000 है, हर 1000 पीपल में से हर एक को बचाना पॉसिबल है नहीं। वेरिएशन किस में होगा, वेरिएशन किसी एक या दो ऑर्गेनिज्म में ही होगा, एक या दो में, या इंडिविजुअल में, या चलो 1000 में 100 में हो गया, तो वो 100 के कारण हमारा जो स्पीशीज, हमारा जो रेस है वो बच जाएगा। हम, मैंने ह्यूमन की बात की। जनरली इस चैप्टर में ना, आगे हेरिडिटी वाले चैप्टर में इवोल्यूशन वाला जब पार्ट पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे बिटल का एग्जाम्पल लेके बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
तो डिलीट कर दिया गया है इसको। आप कैसे भी सोचो ना, लाइक पॉपुलेशन में क्या हर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन से प्रोटेक्ट किया जाता है? नहीं, हम पूरे पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बट हर एक इंडिविजुअल को नहीं कर सकते। बट इन अ पॉपुलेशन cannot be protected by variations, every individual cannot be, but in a population variations are useful। पूरे पॉपुलेशन में वेरिएशन कैसे यूजफुल है? फॉर ensuring द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। वेरिएशन क्यों यूजफुल है, कैसे यूजफुल है, क्या रोल है? फॉर ensuring द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, उसकी सर्वाइबिलिटी की इंश्योर हो जाते हो कि भाई वो पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वेरिएशन के कारण बच जाएगा। It would therefore make sense if organisms came up with reproductive mode of that allowed more and more। तो यही चीजें हैं, रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेंस बनाता है कि वेरिएशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमारे जो भी एनवायरनमेंट में चीजें हो रही हैं उसके पीछे रीजन है हमारी सर्वाइबिलिटी और कुछ नहीं। सेकेंड पैराग्राफ पे आप आ जाओ, यहाँ से क्या क्वेश्चन है? वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट, ये फिर एक्यूरेट और एक्यूरेसी और एरर की बात करते हैं। ये यहाँ पे आप इसको पढ़ के देखना, ये बात यही कर रहे हैं कि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म अगर एक्यूरेट होता तो क्या होता? अगर एक्यूरेट होता तो कभी वेरिएशन नहीं होता। ये एक्यूरेट नहीं है, आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, इसीलिए वेरिएशन है। देखो पढ़ो, इफ द डीएनए कॉपी मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, मान लो कि वो लेस एक्यूरेट है, मेनी ऑफ द रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर apparatus एंड वुड डाई। ठीक है, ये चीज कह रहे हैं, मतलब एक्यूरेसी कभी नहीं पॉसिबल है। एक्यूरेट हो गया तो फिर वेरिएशन नहीं होगा और सेल्यूलर अपरेटस के साथ वो नहीं जाएगा, मतलब नया सेल के साथ, और डाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप? अब बात आती है, ठीक है, अब एक्यूरेसी भी जो कहते हैं कि लेस लेस एक्यूरेट है, मतलब थोड़ा एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, नॉट एब्सोल्युटली एरर है, इसको स्पीड अप कर सकते हैं। क्या हम लोग स्पीड अप करेंगे? स्पीड अप हम लोग के लिए हालांकि मुश्किल है। देखो आगे पढ़ो, ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज वेरिएशंस accumulated फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। जो पहले से मान लो कुछ वेरिएशन आ रहा है हमारे, देखो वेरिएशन को ना आप किसी भी इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में अपनी एक लाइफ टाइम में तो नहीं देख सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। छोटे ऑर्गेनिज्म में जैसे बीटल है तो वहां देख भी सकते हो, बट हमारे में तो कितना वेरिएशन हो रहा है, किस लेवल तक का हो रहा है, इसके लिए आपको कई सारे पॉपुलेशन तक, कई सारे जनरेशन तक वेट करना पड़ेगा। जनरेशन तक, नॉट पॉपुलेशन। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता है वेरिएशन, अगर होता है ना बच्चों तो वेरिएशन एक्यूमुलेट करता है एक जनरेशन में, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में, फिर ऐसे करते करते दस टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एक्यूमुलेटेड वेरिएशन। एक ये भी कहता है जो भी वेरिएशन एक्यूमुलेट, मतलब पहले से जनरेशन में जो है वेरिएशन फिर नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है, ये अलग अलग मतलब पूरे पॉपुलेशन में इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकता है accumulation of variation। Since all these variations are in a living individual, it is assured that they do not have any really bad effects। ये भी देख लो, अब वेरिएशन के कारण बच्चों के दिमाग में ये भी आना चाहिए, अगर मान लो वेरिएशन हो रहा है तो क्या कुछ हमारे लिए खराबी होगा, मतलब लाइक हमारा स्पीशीज मर जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। वेरिएशन तभी हो रहा होता है जब कोई अडेप्टेशन, मतलब हमारा एनवायरनमेंट में जो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, हम उसके लिए धीरे धीरे हम उस एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल हो जाए, एज मतलब आपके यूजफुल वेरिएशन ही हो रहे होते हैं बॉडी में। ये हो गया। कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल्स वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स। न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएंट्स की बात ना सबसे अच्छा मेंडल वाला, जब तुम लोग को मैंने पढ़ाया था ना डायहाइब्रिड क्रॉस, तो वहां से सबसे अच्छा समझ में आता है। जब दो डायहाइब्रिड क्रॉस का मेरा वीडियो तुम लोग देख लेना, मैंने वो डाला हुआ है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में आप देखोगे जब दो कैरेक्टर को, ट्रेड को एक साथ लेके चलते हैं तो दो नया कॉम्बिनेंट बनता है। वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अच्छा, अब ये इतना सारी इसमें से अब और क्वेश्चंस नहीं निकलेगा, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट्स सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब आगे देखो, बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टी। अभी जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे वेरिएशन और ये की, अब ये क्या डिफिकल्टी लेकर आ रहा है? इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ, अब ये ना आपको बात कर रहे हैं पता है किसकी? ये आपको बात कर रहे हैं माइटोसिस की। देखो माइटोसिस की एंड मियोसिस की। तो माइटोसिस तो यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे पता है इसको इसको अभी मैं नहीं पूरा लिख पा रही हूँ, छोड़ दो। मैंने जो बोला उस पर फोकस करना, माइटोसिस की ये बात कर रहे हैं और मियोसिस की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप जो देख रहे हो कि मान लो कि एक मान लो कि एक सेल है, ये तो माइटोसिस मैंने लिखा, माइटोसिस हमारा सोमैटिक सेल में होता है। मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर मान लो ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ठीक, ये न्यूक्लियस। अब इसमें से
डिवाइड होना है इसको, मतलब मान लो इसमें से गैमेट्स रिलीज होना है, मान लो गैमेट्स रिलीज होना है। तो गैमेट्स रिलीज होगा, तो अगर माइटोसिस हुआ, अगर सिर्फ माइटोसिस हुआ, तो ऐसा हो सकता है ना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मान लो यहाँ पर कितना है, मान लो कि ये हमारा बॉडी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, मान लो 46 है। ठीक है, ये है, मान लो 46 है। ठीक, तो अब अगर, अब देखो, अब इसमें से अगर गैमेट्स निकालना है, ठीक है, तो गैमेट्स में भी 46 हो जाएगा, तो फिर पॉसिबल है कि ये जब 46 और 46, मान लो ये मेल गैमेट है, मान लो ये 46, और दूसरे मेल गैमेट में भी मान लो, फीमेल गैमेट सॉरी, दूसरे फीमेल गैमेट में भी 46 आ गया, तो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कभी भी मेंटेन होगा। 46 और 46 जब फर्टिलाइज करेगा तो कितना बन जाएगा, आप खुद इमेजिन करो। तो वो तो ह्यूमन बींग्स नहीं होगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। यही चीज समझाना चाह रहा है। फिर से इसको पढ़ो, देखो, इसको पहले तो इरेज करो यहाँ पर जो भी चीजें थी। ठीक है, ये ना बेसिकली आपसे सेल डिवीजन का मियोसिस को ये लेकर आए हैं यहाँ पर। एक मिनट रुक जाओ बस, तुम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके मेरे वीडियो को देख लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी तुम लोग को। चलो ये हो गया। अब देखो क्या कहता है, यहाँ देखो, ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द, ये मैंने कहा ना डबल हो जाएगा ना, तो दिस इज लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेल्यूलर apparatus बाय द डीएनए। हाउ मेनी वेज कैन वी थिंक ऑफ द सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी का, यहाँ पे आंसर दिया है, यहाँ पे देखो मियोसिस के बारे में दिया है, इसको एक बार पढ़ लो। We have seen earlier that an organisms become more complex, the specialization of tissue increases. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have a special lineage of cells in specialized organs in which only half the number of chromosomes, ये देखो half the number of chromosomes आ गया, बात आ गई, and half the amount of DNA as compared, half the amount of, जो क्रोमोसोम हाफ होगा तो half the amount of DNA भी हो जाएगा, as compared to the non reproductive body cells। नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स यानी हमारे सोमैटिक सेल्स की बात कर रहे हैं ये, जैसे कि हाथ के सेल्स, पैर के सेल्स। और बॉडी रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स की मतलब बात हो रही है जैसे कि ओवा, ओवरीज जो है ओवा रिलीज करता है, या फिर टेस्टिस जो है वो स्पर्म रिलीज करता है, तो वहां पे मियोसिस होता है। सो दिस इज अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। आपको पूछा जा सकता है कि हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है वो कौन से मेथड से, कौन से सेल डिवीजन से, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि माइटोसिस या मियोसिस। तो मियोसिस, मियोसिस क्या है नहीं है ये सब 12th में फिर पढ़ना है आपको। Thus, when these germ cells यानी कि gametes, they are talking about germ cells like this, gametes अभी नहीं बोलो, germ cells they are talking about the reproductive cells they are talking about। अब सही है, ठीक है। From two individuals combined during, अब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स से जो नए बनेंगे सर्म, जर्म मतलब जर्म या गैमेट सेल्स जो बनेंगे, यानी गैमेट सेल्स जो बनेंगे, जैसे कि ओवा बनेगा, वहाँ टेस्टिस बनेगा, या फिर फीमेल या फिर फ्लावर्स का ले लो, कुछ भी ले लो, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। ये जब कंबाइन करता है ना, जैसे 23 हो गया, उधर 23 हो गया, यानी हैप्लॉइड कंडीशन जब कंबाइन किया तो फिर बना दिया न्यू इंडिविजुअल। इट रिजल्ट्स इन रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कैसे आप मेंटेन करोगे, 46 है तो 46 को कैसे मेंटेन करोगे, डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन। ये वाला पैराग्राफ समझ में आया, पूरा मियोसिस पे बात किया है। अब इस पे आ जाओ। If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this। अब यहाँ पे पता है, यहाँ पे ये पूरा तरह से बात कर रहे हैं कि जब आप ओवम देखते हो, ओवम को डायग्राम आप देखो ओवा का, एक तो वो सिंगल होता है और बड़ा होता है साइज। फिर अगर आप डायग्राम देखो स्पर्म का, जैसे देखो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक टैब ले लूँ, यहाँ पे मैं एक टैब ले लेती हूँ, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। एक मिनट, ये वाले में नहीं, रुको। देखो जब ओवम का डायग्राम आप देखोगे ना बच्चों, इसको मिनिमाइज कर देती हूँ मैं, एक मैं टैब ले लेती हूँ, तो ओवम का डायग्राम देखो आप, ठीक है, तो एक सिंगल होता है, एक तो पहली बात बड़ा होता है काफी है। देखो ओवम का डायग्राम देखो, ओवम, OVUM, ओवम, देखो ओवम और एग्स, ओवम मीनिंग ये वाला डायग्राम देखो आप, चलो ये वाला, कोई भी एक डायग्राम देखो, यहाँ पे इतने सारे डायग्राम, आप एक डायग्राम ले लो ना, इमेजेस ले लो, आपको दिखाई देगा कि ऐसा क्यों है। चलो इसमें दोनों ही मिल गया, हम लोग यही डायग्राम ले लेते हैं, ये वाला देखो, इस डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे तो बहुत सारा डायग्राम है,
इसमें किसी एक पे फोकस कर लेते हैं। इस पे देखो, ओवा का डायग्राम देखो, एकदम बड़ा है, ये सिंगल है एक तो, और ये बड़ा है। स्पर्म तो यहाँ पर एक ही फिलहाल दिखा रहा है, बट एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एट अ टाइम 4 स्पर्म रिलीज होते हैं, 4 स्पर्म। ओवा जब रिलीज होता है या ओवम रिलीज होता है, एक ही होता है बस। ये वाला डायग्राम में देखो कितने सारे स्पर्म्स हैं जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए रेडी है, इसमें भी देखो। तो मेरा कहना ये है आपको कि आपकी एनसीईआरटी में, अब आप एनसीईआरटी पर आओ। ये सब तो हो गया कि डायग्राम आपने देख लिया कि हाँ भाई डायग्राम में ओवा आपको दिख रहा है कि काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू स्पर्म। फिर इसको मिनिमाइज करो और आप अपने डायग्राम पर आ जाओ, जो पढ़ रहे थे हम लोग उस पर आ जाओ, जो हम लोग पोर्शन पे देखो। इस वाले पैराग्राफ में यही समझाया जा रहा है कि एक जो जर्म सेल है, वो जैसे ओवा है वो बड़ा है क्यों है, और एक ही है सिंगल है। दूसरा है वो मोटाइल है, तो ऐसा क्यों है, मतलब फॉर एग्जांपल मेल गैमेट, और उस वो छोटा है एज कंपेयर टू ओवा। तो रीजन क्या है, वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन्स द फूड स्टोर्स व्हाइल द अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल। जो लार्ज है उसको फूड स्टोर करना है, और जो छोटा है स्मॉलर है उसको फूड नहीं स्टोर करना है, उसको सिर्फ इतना एनर्जी चाहिए कि वो मूव कर सके। मोटाइल रहता है, मूवमेंट होता है, मोटाइल मतलब मूवमेंट होता है। तो कन्वेंशनली मोटाइल जर्म सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड वो क्या होते हैं, वो फीमेल गैमेट होते हैं। बस इसमें एक एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप कर लोगे। तो वी शैल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस हाउ द नीड टू क्रिएट दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू डिफरेंसेस इन द मेल। अब इसके कारण, क्योंकि ये एक मोटाइल है और दूसरा जो है फिक्स्ड है और उसका साइज बड़ा है, तो इसके कारण हम आगे के सेक्शंस में देखेंगे। मतलब इसमें तो नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में तो नहीं, बट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मैं उस पर एनसीईआरटी के थ्रू जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आप देखोगे कि हाँ स्ट्रक्चर जो है वो अलग क्यों है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है 10th में। ठीक है। तो आई होप को आपको इस वीडियो में इस डीएनए वाला पोर्शन, ये वेरिएशन वाला पोर्शन, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पार्ट। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। थैंक यू।